वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है और आज हम लोग देखने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग से एक एक प्रश्न। और आप लोग जानते हैं कि कल भी हमने MSN 1 और MSN 2 से एक एक प्रश्न देखा था, तो आज भी जो है हम लोग चाइल्ड हेल्थ और मेंटल हेल्थ से एक एक प्रश्न देखेंगे। और इस हिसाब से मैं 2 दिन में चारों सब्जेक्ट से एक एक प्रश्न जो है आपको करा दिया, तो कितना अच्छा यह बात है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड ईयर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मेंटल हेल्थ नर्सिंग से एक एक प्रश्न लिया गया है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है 5 नंबर में। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के बारे में, TOF के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसको नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, इसको सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोई भी बीमारी होता है, कोई भी अगर विकार है तो उसका कारण लक्षण पूछना ही है। चलिए हम लोग देखते हैं। माय डियर, फैलोट का चतुष्क। ठीक है, फैलोट का चतुष्क, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रा का मतलब ही होता है, टेट्रालॉजी का मतलब होता है 4। ठीक है, ऑफ फैलेट मतलब यह एक विकार है। ठीक है, इसमें हृदय में एक साथ 4 विकार उपस्थित होते हैं। TOF उसे कहते हैं जो हृदय में एक साथ 4 रोग उत्पन्न रहते हैं। ठीक है, उपस्थित रहते हैं, अतः इसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं। अगर किसी बच्चा जन्म लिया, चूँकि यह एक जन्मजात रोग है, यह जन्म से ही बच्चा में उपस्थित रहता है, ऐसा नहीं है कि यह बाद में जो है एक साथ 4 गो रोग उत्पन्न हो जाता है, नहीं, यह होगा तो किसी बच्चे में जन्म से ही मौजूद रहता है। इसमें विकास सही से नहीं होने के कारण हार्ट के बीच जो कम्युनिकेशन है वो सही नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें एक साथ 4 रोग जो है उत्पन्न रहता है और उसी को जो है हम लोग टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं। ठीक है, यह जो होता है, अब आप लोग को बता दें, जो हृदय रोग होता है वह 2 तरह के होता है, एक होता है साइनोटिक और एक होता है एसाइनोटिक। ठीक है, साइनोटिक वाला होता है जिसमें व्यक्ति का देह नीला पड़ने लगता है, शरीर नीला पड़ने लगता है, इसमें ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। ठीक है, साइनोटिक में। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। यह देह नीलता हृदय रोग, साइनोटिक हार्ट डिजीज, CHD का एक प्रकार है। अब CHD जब आप देखिएगा ना, साइनोटिक हार्ट डिजीज, तो इसमें बहुत सारे रोग आते हैं, उसी में से एक रोग जो है आपका TOF भी जो है यह CHD का ही एक प्रकार है। ठीक है, इसमें 4 असमानताएं पाए जाते हैं, वही है 4 रोग उत्पन्न रहता है, इसमें 4 असामान्य पाए जाते हैं एक साथ हृदय में, इसीलिए इसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, हृदय में एक साथ 4 विकार उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं। और यह जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है, यह CHD का एक प्रकार है। CHD एक हार्ट का रोग है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे हार्ट का रोग जो है इस CHD के अंदर पाया जाता है। और ये जो CHD होता है, इस रोग से होने से व्यक्ति में या बच्चे में देह नीला होने लगता है, नीला पड़ने लगता है। ठीक है, उसी CHD का एक प्रकार है आपका टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। और टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के होने से भी बच्चा का शरीर जो है नीला होने लगता है। ठीक है, नीला क्यों होता है? क्योंकि इस कंडीशन में ब्लड जो है सही से नहीं बॉडी को मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे शरीर नीला पड़ने लगता है। ठीक है, तो यही हमारा टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट हो गया। इसमें 4 जो है कौन कौन से रोग पाए जाते हैं एक साथ में, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा, दोनों फिगर में स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे कि दोनों में कुछ न कुछ अंतर है। ठीक है, ये नॉर्मल हार्ट है जबकि यह टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट वाला हार्ट है। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर है राइट वाला, यहाँ पे हाइपरट्रोफी हो गया है। ठीक है, मतलब विस्तार हो गया है, जबकि ये वाला देखिए कितना सही है। ठीक है, उसी प्रकार से बीच में यहाँ पे देखिए और इसमें देखिए। ठीक है ना, यह कुछ आगे तक जो है निकल चुका है। ठीक है, यह ओवर रीडिंग हो चुका है। और महाधमनी जिसमें ब्लड जो है सबसे ज़्यादा जाता है पहले, तो यह ओवर रीडिंग हो चुका है, ऊपर से अलग जो है यह चढ़ चुका है दूसरे धमनी पर। ठीक है, जबकि ये देख सकते हैं इतना नहीं है, समझ गए। इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, यह जो है इससे यहाँ पे देखिए यह कनेक्ट हो गया है, जबकि इस बीच में गैप है ना, तो दोनों चेम्बर अलग अलग है, गैप होनी चाहिए, इसके बीच में आपके जो है कपाट लगा होता है, वाल्व, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या किया है, यहाँ पे ज्वाइंट कैसे हो गया है, तो यही वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो चुका है। और बीच में यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक हल्का सा गैप दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, तो यह पल्मोनरी फेफड़ा वाला स्टेनोसिस हो चुका है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा है, तो ये नैरो हो गया है, संकीर्ण हो गया है, जिसके कारण बाल्ब संकीर्ण होने से जो है फेफड़ा दिखने लगता है, जबकि इसमें ऐसा बात कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही 4 रोग होते हैं, इसी में असमानता है हृदय में, आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे अब समझते हैं लक्षण इसमें क्या होते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में क्या क्या लक्षण होते हैं।
तो सबसे पहले देह नीला पड़ना, अश्वसन होना मतलब एनॉक्सिक स्पेल्स मतलब अश्वसन व्यक्ति बच्चा में देह शरीर नीला पड़ने लगता है। ब्लू बेबी होठ व नाखूनों का नीला पड़ना, बेबी का शिशु का जो होठ होता है, जो नाखून होता है वह नीला पड़ने लगता है ऑक्सीजन के अभाव में। श्वसन कष्ट डिस्पेनिया होने लगता है, क्योंकि जब आपको ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन कैसे मिलता है? ब्लड से, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपको श्वसन लेने में कठिनाई आएगा ही आएगा। 2 वर्ष की उम्र के बाद पैरों की अंगुलियों के छोर मुग्दरकार क्लबिंग हो जाते हैं। अब 2 वर्ष के उम्र बाद अगर ये इलाज नहीं करवाया गया इसका, तो हाथों और पैरों की अंगुली जो है मुग्दर हो जाता है, ठीक है, मुड़ने लगता है। मंद शारीरिक वृद्धि, अब जैसे ही यह प्रॉब्लम होता है तो शारीरिक वृद्धि जो है मंद हो जाता है, स्लो हो जाता है। तीसरे, बाएं इंटरकोस्टल स्पेस से विशेष सिस्टोलिटिक मरमर ध्वनि की आवाज़ आना, यानी दिल की असमान ध्वनि जो है आपको सुनाई देगा। उत्तलापन होना, बहुत जल्दी थकान होना, सांस लेने में तकलीफ, तेज दिल की धड़कन, ठीक है, बेहोशी होना, खाने पीने में समस्या होना। तो ये सारे जो है लक्षण आप समझ सकते हैं। मेनली आपको जो है लक्षण इतना तक जो मैंने बता दिया यही काफ़ी है। इतना तक याद करके रखिए कि इसमें क्या क्या होगा। देह नीला पड़ना, अश्वसन होना, ब्लू बेबी होठ और नाखून का नीला होना, श्वसन कष्ट होना, 2 वर्ष के उम्र के बाद पैरों व अंगुलियों का मुग्दर होना, मंद शारीरिक वृद्धि होना और हृदय का असमान ध्वनि जो है उत्पन्न होना दिल का, ठीक है। तो यही जो है आपके लक्षण होते हैं, आप इसको लिख दीजिएगा। तेज दिल की धड़कन भी होगा, बेहोशी भी आ सकता है, कभी कभी खाने पीने में दिक्कत आ सकता है। अब जो 4 असमान आता है TOF में, जो 4 असमान एक साथ उपस्थित जो होता है वो कौन कौन से 4 असमानताएं होते हैं, तो इसको आप लोग देखिए। पहला होता है VSD, VSD को हम लोग वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। ये चारों याद करना पड़ेगा, समझ लीजिए, अभी याद कीजिए या 4 महीना में याद कीजिए, लेकिन अगर टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट पूछेगा तो यह 4 रोग का नाम बताना पड़ेगा जो इस TOF में पाया जाता है। यह 4 कमी, ये 4 विकार, ठीक है। देखिए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD। अब VSD क्या होता है, तो हृदय के दोनों वेंट्रिकल के मध्य, मतलब नीचे हमारा वेंट्रिकल होता है, ऊपर आर्ट्रियम होता है, तो ये जो दोनों वेंट्रिकल के बीच जो सेप्टम में एक छिद्र होना, जिससे शुद्ध व अशुद्ध रक्त की मिक्सिंग होती है। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में होता यह है कि ऊपर आर्ट्रियम या राइट या लेफ्ट, ठीक है, ऊपर वेट्रियम या वेट्रियम, राइट और लेफ्ट होता है ना। तो यह चेम्बर है, यह हार्ट का चेम्बर है, ठीक है, ऐसे करके हार्ट का चेम्बर है। अब ये जो वेंट्रिकुलर के बीच में एक जो है छिद्र होता है, अब यही छिद्र को हम लोग सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। इस सेप्टल में एक जो है छिद्र होता है। अब जब ये छिद्र होता है तो यह जो ऊपर से अशुद्ध ब्लड जो यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर शुद्ध ऑक्सीजन के लिए जाता है, वह ब्लड जो है अशुद्ध वाला यह शुद्ध में जो है थोड़ा सा मिल जाएगा। छिद्र है तो इधर का ब्लड इधर जाएगा या इधर का इधर आएगा, तो इससे क्या होगा कि मिक्सिंग होता है शुद्ध व अशुद्ध रक्त का, ठीक है। तो यह सेप्टल डिफेक्ट यही होता है, समझ गए। दूसरा है ओवर रीडिंग, ठीक है ना, ओवर रीडिंग ऑरोटा। ओवर रीडिंग ऑरोटा अभी ऊपर बताए हैं कि एक ऑरोटा दूसरे पर प्रवेश कर जाता है। इसमें एक ऑरोटा दोनों वेंट्रिकल से रक्त प्राप्त करता है, ठीक है, जबकि नॉर्मल हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है सिस्टमेटिक ऑरोटा में प्रवेश करता है, वह संपूर्ण शरीर में वितरित होता है। अब ओवर रीडिंग ऑरोटा को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर है, तो ए वाला अशुद्ध ब्लड संपूर्ण शरीर से यहाँ पे आता है, फिर ये यहाँ भेज देता है इसमें, और यह फेफड़ा की तरफ भेज देता है ऑक्सीजन लाने के लिए। और जब ऑक्सीजन कृत ब्लड आता है तो वह लेफ्ट आर्ट्रियम के ऊपर में आता है, ठीक है, और फिर जो है यहाँ से कपाट के जरिए इसमें आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल भेजता है ऑरोटा में, महाधमनी में, और ऑरोटा जो है सिस्टमेटिक रूप से संपूर्ण शरीर में भेज देता है ब्लड को, ठीक है। तो कुछ नॉर्मल में ऐसे ही होता है नॉर्मल में, लेकिन जब ये ओवर रीडिंग कर जाता है तो जो नीचे के जो वेंट्रिकल है, जो नीचे के चेम्बर है, मैं बता देता हूँ, जो वेंट्रिकल यह राइट और यह लेफ्ट वाला, यह दोनों से ऑरोटा जो है ब्लड को प्राप्त करता है, ठीक है, इससे भी और इससे भी जो है ब्लड को ऑरोटा प्राप्त करता है, जिसमें होता यह है कि इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों ब्लड जो है मिल जाते हैं, जिससे अगर यह बॉडी में भेजता है ऑरोटा, चूँकि ऑरोटा का काम है कि बॉडी में भेजना ब्लड
को, ऑक्सीजन वाला ब्लड को। लेकिन यह ऑरोटा ओवर रीडिंग होने के कारण दोनों ब्लड से, दोनों वेंट्रिकल से जो है आपके प्राप्त करते हैं ब्लड, और इसमें इससे अशुद्ध और इससे शुद्ध दोनों मिल जाता है आपस में। तो जो ऑक्सीजन वाला का पावर होता है कम जाता है, जिससे बॉडी को ब्लड के ऑक्सीजन कमने लगता है। तो यही ओवर रीडिंग ऑरोटा होता है। ठीक है, समझ गए। देखिए इसमें एक ऑरोटा दोनों वेंट्रिकल, एक ऑरोटा मतलब महाधमनी वेंट्रिकल से नीचे वाला दोनों, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों से रक्त प्राप्त करता है। जबकि एक नॉर्मल हार्ट में क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑरोटा जो है ब्लड प्राप्त करता है और संपूर्ण शरीर में भेजता है। ठीक है, तो यह जो है नॉर्मल में होता है। लेकिन ओवर रीडिंग होने पर ऑरोटा जो है नीचे के दोनों वेंट्रिकल से ब्लड प्राप्त करने लगता है, जो कि गड़बड़ है। ठीक है, तीसरा है पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी वाल्व का संकरा होना, जिससे कम मात्रा में रक्त जो है फेफड़ों तक पहुंचता है और राइट वेंट्रिकल में रक्त का दबाव बढ़ता है। अब माय डियर, पल्मोनरी स्टेनोसिस का मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल जो, जैसे यह मेरा हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, मैं बताता हूँ, यह मेरा हार्ट है, ठीक है, ये 4 चेम्बर है। ठीक है, तो आपको पता है ऊपर में एट्रियम है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, नीचे है वेंट्रिकल है, राइट है और है लेफ्ट। अब आपको पता होना चाहिए शरीर से जो है डीऑक्सीजनेट मतलब बिना ऑक्सीजन गंदा ब्लड इस राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम इस वाल्व के जरिए भेज देता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब यह राइट वेंट्रिकल क्या करता है, फेफड़ा में भेजता है, फेफड़ा के तरफ ब्लड को ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, कि ऑक्सीजन जाओ तुम लेकर आओ। अब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होता है, यह पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेकर जाता है। ठीक है, लेकिन होता यह है कि ये पल्मोनरी वाल्व में संकरा होने के कारण, स्टेनोसिस मतलब संकुचित सिकुड़न होने के कारण यह ब्लड को फेफड़ा में कम मात्रा में लेकर जाता है फेफड़ा के तरफ। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन का मात्रा जो है ब्लड में कम पहुंच पाता है। ठीक है, अब चूंकि ब्लड ही कम लेकर जाएगा तो ऑक्सीजन उसी अनुपात में न मिलेगा। तो यही जो है होता यह है कि जब ब्लड यहाँ से कम जाता है तो इसमें ब्लड का दबाव भी बढ़ जाता है। चूँकि ब्लड यहाँ पे जो जाना चाहिए वो नहीं जाएगा तो इसमें दबाव तो बढ़ेगा ना। और क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जो फेफड़ा वाला आर्टरी है इसमें स्टेनोसिस हो चुका है, पल्मोनरी वाल्व में संकरा हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ज़्यादातर यह रोग जो है वेंट्रिकुलर का ही होता है। अब यहाँ पे जो नीचे वाला जो मैंने आपको राइट वेंट्रिकल दिखाया, यह और यह राइट वेंट्रिकल मैंने आपको जो दिखाया अभी ऊपर, इसमें मांसपेशियाँ जो है इसका मोटी हो जाती है। ठीक है, ताकि वह नैरो पल्मोनरी वाल्व से रक्त आगे धकेल सके। ठीक है, अब होता यह है कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है, मतलब वेंट्रिकुलर का जो मांसपेशी है वह मोटा होकर वह बढ़ जाता है ताकि वह नैरो संकीर्ण पल्मोनरी वाल्व से रक्त आगे धकेल सके। ठीक है, और यह जो है एक समस्या हो जाता है। समझ गए चीज़ों को, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान देकर समझिएगा यहाँ पे कि ये जो आपके राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है, यह जो राइट वाला आपका वेंट्रिकुलर वाल है यह मोटा हो जाता है, मतलब इसमें फैल वृद्धि आ जाता है। वृद्धि होना ही हाइपरट्रॉफी कहलाता है। ठीक है, यानी राइट वेंट्रिकुलर में वृद्धि हो जाता है उसके मांसपेशी में, और यह एक समस्या होता है जिसे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो 4 समस्या याद रखिएगा। पहला वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD, दूसरा ओवर रीडिंग ऑरोटा, तीसरा है आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस, और चौथा है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका निदान, ये बीमारी में क्या क्या निदान होगा, डायग्नोसिस। पहला ऑस्कुलेशन परिश्रवण। ठीक है, परिश्रवण होगा, हम सुनते हैं इसमें अल्लाह वाला लगाकर। इकोकार्डियोग्राफी, इको टेस्ट किया जाता है पेशेंट का। ठीक है, एक्सरे करवाया जाता है, ECG करवाया जाता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाया जाता है, और एंजियोकार्डियोग्राफी करवाया जाता है। तो ये सारे जो है निदान है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। परिश्रवण, इकोकार्डियोग्राफी, वक्ष एक्सरे, ECG, कार्डियक कैथेटराइजेशन, एंजियोकार्डियोग्राफी। ओके, आगे देखते हैं। प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट क्या है, तो इसका अस्थायी उपचार शैल क्रिया है। अब किसी को अगर TOF हो जाए तो उसका अस्थायी उपचार यही है कि उसको सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे आहार देकर पोषण बनाए रखना चाहिए। ठीक है, कम कम आहार दीजिए। आगे है बच्चों को आराम दे व कम से कम श्रमण काम करने के लिए कहें। संक्रमण की रोकथाम हेतु एंटीबायोटिक प्रदान करें। देह नीलता मतलब ऑक्सीजन की कमी के दौरे का प्रबंध के लिए बालक को नीच चेस्ट स्थिति प्रदान कर ऑक्सीजन देनी चाहिए, जिससे पेशेंट का शरीर में दौरा ना पड़े ऑक्सीजन के अभाव में। तो यह कुछ उपचार आप कर सकते हैं देखभाल में। ठीक है,
बाकी सर्जिकल प्रबंध में देख लीजिए, सर्जिकल प्रबंध में जो होता है शुरू में उपशामक सर्जरी पैलिएटिव सर्जरी की जाती है तथा 5 से 6 वर्ष की उम्र में अस्थायी शल्योपचार टोटल करेक्शन की जाती है। माय डियर, सर्जिकल प्रबंध जो होता है उसमें 2 सर्जरी होता है। मान के बच्चा जन्म लिया और पता चला कि बच्चा में TOF है, मतलब एक साथ 4 समस्या है हृदय का, ये रोग उपस्थित है। तो चूँकि यह जन्मजात रोग है, पता चलता है, तो पता चलने के बाद चूँकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय बहुत ज़्यादा उसका स्किन सेंसिटिव रहता है, तो उस समय कंप्लीट सर्जरी संभव नहीं है। तो इसलिए जो है उस टेम्पोररी जो है काम किया जाता है उस समय, ताकि बच्चा जो है कम से कम 4-5-6 साल जो है अच्छे से चल सके इसका लाइफ। तो इसके लिए टेम्पोररी सर्जरी करके उसे जो है ठीक किया जाता है। और जैसे ही बच्चा 5-6 साल हो जाता है तो उसके बाद उसका टोटल सर्जरी किया जाता है, यानी ओपन हार्ट सर्जरी करके पेशेंट को, बच्चा को ठीक किया जाता है। ठीक है, तो यही है उपशामक यानी पैलिएटिव सर्जरी, एक टेम्पोररी सर्जरी होता है जो क्या किया जाता है। ठीक है, और 5 से 6 वर्ष में टोटल करेक्शन जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी किया जाता है। पहला है पैलिएटिव सर्जरी, उपशामक शल्यक्रिया। इसमें महाधमनी में जाने वाली मिश्रित रक्त, ठीक है, किसी वाहिका में इस प्रकार जोड़ते हैं, शंटिंग करते हैं कि यह रक्त फेफड़ों में जाकर शुद्ध होकर आ जाए। इसके लिए निम्न ऑपरेशन प्रचलित है। माय डियर, इसमें महाधमनी में जो भी जाने वाला मिश्रित रक्त है, मतलब जो हम लोग ऊपर देखे हैं कि छिद्र होने के कारण वह लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों से रक्त को प्राप्त करता है ओवर रीडिंग और रोटा में। ठीक है ना, तो मिश्रित जो ब्लड है जिसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों वाला है, तो इस महाधमनी को हम लोग इस प्रकार किसी वास्कुलर वाहिका से जोड़ते हैं ताकि जो फेफड़ा में ब्लड शुद्ध होकर जाए और फिर बॉडी के लिए शुद्ध होकर आए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ निम्न ऑपरेशन प्रचलित है। ठीक है, इसके लिए ब्ले लॉक टॉसिंग शंटिंग किया जाता है, पॉट्स शंट किया जाता है और वाटर स्टोन शंट किया जाता है। इस शंट का मतलब है कि जैसे एक नली ए है, ठीक है, और एक नली ए है, तो शंट का मतलब होता है कि इस नली से इस नली को जोड़ दिया जाता है, शंट कर दिया जाता है, जिससे इसका ब्लड जो है इस शंट के द्वारा इसमें आएगा। ठीक है ना, तो यही शंट होता है। ठीक है, ये आप लोग को मैं शंट जो है बच्चे वाला में ही आप लोग को जब हम हाइड्रोसेफलिस पढ़ाए थे तो वहाँ पे बताए थे कि मस्तिष्क में वेंट्रिकुलर में एक सर्जरी करके पेट में जो है नली के द्वारा जोड़ दिया जाता है, ताकि मस्तिष्क में जो भी पानी एक्स्ट्रा बनता है वह पेट में चला जाता है इस पाइप के द्वारा। तो शंट का मतलब ही होता है कि एक अंग को दूसरे अंग से द्वारा जो है जोड़ दिया जाता है किसी पाइप उप के सहायता से, जिससे इससे परिचालन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ही है, ये 3 प्रकार के शंटिंग है। एक है ब्ले लॉक टॉसिंग शंटिंग, एक है पॉट शंटिंग और एक है वाटर स्टोन शंटिंग। ठीक है, शंटिंग में होगा ये कि ये ऑरोटा से जो जाने वाला मिश्रित ब्लड है, तो इस ऑरोटा से किसी वाहिकाओं को इस प्रकार जोड़ देते हैं कि ब्लड जो है ऑरोटा वाला इस वाहिका में जाए और शुद्ध होकर शरीर में आ जाए। ठीक है, यही होता है। तो ये शंटिंग हो गया। और दूसरा सर्जरी, ये सर्जरी होता है कि जब बच्चे को पैलिएटिव सर्जरी के बाद अगर बच्चा 5-6 साल तक अगर जीवित रह जाता है तो उसे ओपन हार्ट सर्जरी करके VSD व फुफ्फुसीय धमनी संकुचन पल्मोनरी स्टेनोसिस को ठीक करते हैं। ठीक है, तो यह जो है टोटल करेक्शन में ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है, करेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा TOF कंप्लीट हो गया। मैंने आपको TOF बता दिया। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे है, यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है। ऊपर जितना हम आपको पढ़ाए हैं टोटल इंग्लिश नीचे पर यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम हैं तो फिर टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टोटल अच्छे से समझाया जाता है। अब हम लोग आ चुके हैं मेंटल हेल्थ में। ठीक है, किस में आ चुके हैं? मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। अब मेंटल हेल्थ नर्सिंग में एक प्रश्न है, वह प्रश्न है डेमेंशिया। डेमेंशिया का मतलब होता है मनोभ्रंश। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा मनोभ्रंश डेमेंशिया के बारे में बताएं, तो आपको डेमेंशिया क्या है, डेमेंशिया का प्रकार, डेमेंशिया के लक्षण बताने पड़ेंगे। डेमेंशिया को हिंदी में मनोभ्रंश कहते हैं। ओके, आगे चलिए। अब देखिए डेमेंशिया होता क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं मेंटल हेल्थ, और यह चूँकि हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर के बारे में ही कि कौन कौन से मानसिक विकार है, तो मनोभ्रंश भी एक मानसिक समस्या ही है, एक मानसिक विकार ही है। लेकिन ये होता क्या है, सब तो मानसिक ही विकार है, लेकिन किसमें क्या होता है, सब में अंतर है। डेमेंशिया में होता यह है कि यह एक उपार्जित मनोविकार है, मतलब यह एक ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है। समझ गए, उपार्जित मतलब होता ही है कि यह एक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, और ऑर्गेनिक में एक
एक डेमेंशिया और एक डेलेरियम होता है, जो आपको यह दो जो होता है आपके ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में आता है। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कोई अन्य रोग से, संक्रमण से, चोट से, ठीक है, हमारे ब्रेन में केमिकल जो है असमानता होने से, ठीक है ना, ये सारे जो है चीज़ों से हमारे ब्रेन का फंक्शन गड़बड़ा जाता है, तो उसे हम लोग ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में रखते हैं। अगर मान गए साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हो गया, ठीक है, कोई और रीजन हो गया, किसी सोच विचार में विकार पैदा से कोई बड़ा मानसिक रोग हो गया, तो वो सब साइकोसिस में होता है। ठीक है, जिसका भी कारण अलग होता है। ठीक है, यह एक उपार्जित मनोविकार है जिससे व्यक्ति की बुद्धि, इंटेलिजेंस, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, मेमोरी, अटेंशन, ध्यान, लैंग्वेज आदि प्रभावित होता है। अब माय डियर, जैसे एक डिमेंशिया वाला व्यक्ति होता है ना, तो वह बहुत बातों को भूलने लगेगा। ठीक है, वो किस चीज़ पर ध्यान देगा, और जैसे ही ध्यान हटाएगा तो उसके दिमाग से हट जाएगा वो चीज़ें, उसका पर्सनालिटी बिगड़ने लगता है, बुद्धि खराब हो जाता है व्यक्ति का। डिप्रेशन में व्यक्ति जो है चले, बहुत दुख होता है, बहुत व्यक्ति के अंदर उदासीनता आने लगता है। ठीक है, व्यक्ति का सोचने समझने का, तार्किक करने का जो है चीज़ें समाप्त होने लगता है, और यह नॉर्मल जो है वृद्ध व्यक्तियों से अलग होता है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति में देखते होइएगा कि उसका तर्क जो है हीन हो जाता है, उसका सोचने समझने का शक्ति जो है समाप्त होने लगता है। लेकिन यह वृद्ध व्यक्तियों से अधिक होता है, तो इसे हम लोग डिमेंशिया कहते हैं, मनोभ्रंश कहते हैं। ठीक है, मनोभ्रंश के कारण बौद्धिक क्षमताओं का लोप हो जाता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों में बाधा आने लगता है। तो एक डिमेंशिया वाला व्यक्ति में तमाम तरीके के संज्ञात्मक मतलब सोचने का, समझने का, ठीक है, तार्किक करने का, तर्क करने का, इस चीज़ों का जो है लोप होने लगता है, बौद्धिक क्षमताओं में लोप होने लगता है, और बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व, स्मृति, ये सब प्रभावित होने लगता है। तो इसी को हम लोग डिमेंशिया, मनोभ्रंश कहते हैं। जबकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति वृद्ध होता है तो उसे बुद्धि खराब हो जाता है, उसका पर्सनालिटी गड़बड़ा जाता है, उसका मेमोरी जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, उसका ध्यान जो है अटेंशन सही से नहीं बनता है। तो ये तो वृद्ध व्यक्ति में होता है, उसका भाषा सही से नहीं रहेगा, उसका जो वाक होगा, कथन होगा, स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार के बौद्धिक क्षमता बुढ़ापे में देखते हैं अक्सर की लोप होते रहता है, लॉस होते रहता है। लेकिन अगर किसी में डिमेंशिया होता है तो इस सब चीज़ बुढ़ापे से अधिक जो है एक नॉर्मल व्यक्ति में भी हो सकता है, तो हम लोग समझेंगे कि डिमेंशिया हो रहा है। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग लक्षण में देखेंगे और पता चल जाएगा कि डिमेंशिया में और क्या क्या होता है। समझ गए? आगे देखिए, अब डिमेंशिया को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भाग कौन कौन सा है? पहला है प्राथमिक डिमेंशिया यानी प्राइमरी डिमेंशिया, और दूसरा है द्वितीयक मनोभ्रंश यानी सेकेंडरी। बस याद रखना है कि यह दो प्रकार के होता है। अब दोनों में अलग अलग प्रकार है। पहला में जो है आपका प्राथमिक में जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राथमिक में जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्जाइमर रोग और एक होता है बहिकामय। ठीक है, अब यह जो होता है प्राथमिक वाला, यह डिजेनरेटिव विकार होता है। ठीक है, जो बार बार जो है उत्पन्न होते रहता है, जो निरंतर अपवर्तित होता है, मतलब इनवर्सिबल होता है, यह अपवर्तित नहीं होता है, इसका कोई और कारण नहीं होता है। इसका कारण यही है कि इसका एक कारण एल्जाइमर रोग और एक जो है वाहिका वास्कुलर डिजीज होता है। ठीक है, देखिए एल्जाइमर रोग क्या होता है कि जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, ठीक है, जराकालीन और वृद्धावस्था के पास जाता है, यानी वह 60 वर्ष से कम होता है, तो इसमें होने वाले मनोभ्रंश का सबसे साधारण व्यय प्रजनन कारण है। यही स्मृति को नष्ट करता है, वह व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। एल्जाइमर रोग जो है 60 वर्ष के आसपास जब व्यक्ति जाता है तो 60 वर्ष से पूर्व ही देखिएगा तो उसका जो है मेमोरी लॉस होने लगता है। ठीक है, उसका जो है स्मृति नष्ट होने लगेगा, पर्सनालिटी गड़बड़ाने लगता है, और यही जो है वृद्धावस्था से पूर्व का बीमारी होता है जो एल्जाइमर होता है, जिससे व्यक्ति के अंदर 60 वर्ष शुरू होने से पहले ही व्यक्ति में बार बार जो है ऐसे समस्या आने लगता है। ठीक है, इसीलिए इसे डिजेनरेटिव कहते हैं। तो एल्जाइमर रोग पहला हो गया आपको कारण। ठीक है, दूसरा होता है वहिकामय मनोभ्रंश। वहिकामय मनोभ्रंश का मतलब है वास्कुलर डिमेंशिया। अब वहिकामय का मतलब होता है कि इस विकार में सेरेब्रम में रक्त का प्रवाह कम होने से बौद्धिक कार्य प्रणाली में गिरावट आती है। ठीक है, जिससे व्यक्ति की चाल, दैनिक कार्य, बोलचाल, स्वाद पहचानने में कठिनाई आती है। यह रोग पुरुषों में अधिक पाया जाता है। अब जो वास्कुलर डिमेंशिया है, वहिकामय मनोभ्रंश है, ये होता यह है कि जैसे हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन जाने के लिए, ब्लड सप्लाई के लिए वास्कुलर है, एक रक्त वाहिका है। अब इस रक्त वाहिका से अगर ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा तो हमारे ब्रेन को उतना ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो जब ब्रेन को जो ब्लड जितना चाहिए उतना अगर नहीं पहुंचेगा
तो फिर हमारा ब्रेन गड़बड़ाने लगेगा, फिर व्यक्ति का चाल चलन, दैनिक कार्य, बोल चाल, स्वाद पहचानने में कठिनाई आने लगेगा, क्योंकि ब्लड जो है भास्कुलर के द्वारा ब्रेन को कम मिल रहा है, यानी वह भास्कुलर डिमेंशिया के अंतर्गत आता है। वही काम है मनोभ्रंश के अंदर, ठीक है। तो दूसरा हो गया। अब यही दो जो है एल्जाइमर और भास्कुलर, यही दो जो है आपके प्राइमरी ग्रुप का आता है, ठीक है। अब दूसरा है द्वितीयक मनोभ्रंश, सेकेंडरी डिमेंशिया, ठीक है। सेकेंडरी डिमेंशिया यह द्वितीयक मनोभ्रंश के प्रकार निम्नलिखित है। अब जो सेकेंडरी मनोभ्रंश है इसमें भी कुछ प्रकार है दिए गए हैं। पहला है पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित मनोभ्रंश, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ आप ले रहे हैं लंबे समय से अधिक मात्रा में, एल्कोहल या कोई ऐसे निश्वसनीय पदार्थ ले रहे हैं, जैसे देखते होइएगा कोई व्यक्ति हीरोइन मॉर्फिन वगैरह को सूंघता है ना, तो उससे भी नशा आता है। तो निश्वसनीय वाला, उपशमनकारी, विषो, कार्बन मोनोऑक्साइड, औद्योगिक बियालको आदि का उपयोग से होता है। यूँ कहा जाए तो कुछ पदार्थों के दुरुपयोग से यह मनोभ्रंश होता है, ठीक है। तो कुछ दुरुपयोग करेंगे आप कोई वैसे पदार्थ का, तो वैसे प्रकार के आपके अंदर मनोभ्रंश आता है। जैसे बार बार जो है एल्कोहल लेना, कोई नशीली पदार्थ को सूंघना, निश्वसनीय, उपशमनकारी, कोई टॉक्सिक का बार बार इस्तेमाल करना, कार्बन मोनोऑक्साइड या किसी औद्योगिक में काम कर रहे हैं जहाँ पे काफ़ी गंदगी निकल रहा हो, तो वो सब का जो है उपयोग से यह आपके पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित मनोभ्रंश हो जाता है, ठीक है, जिसमें पदार्थ के दुरुपयोग से होता है, ठीक है। दूसरा है पिक्स। पिक्स का मतलब होता है, पिक्स एक आपका रोग होता है, ठीक है। इस रोग में तंत्रिका बंध कोशिकाएं सूजन हो जाता है। यह रोग प्रायः अधेड़ उम्र में होता है, वह पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होता है। जिस प्रकार से आप देखें हैं कि एल्जाइमर रोग जो होता है वह एल्जाइमर नहीं, वैस्कुलर जो था, वैस्कुलर डिमेंशिया वह पुरुषों में ज़्यादा होता है। तो उसी प्रकार से जो पिक्स रोग है, यह पिक्स रोग जो है महिलाओं में ज़्यादा होता है। इसमें होता यह है कि जो तंत्रिका, जो न्यूरॉन सेल है, उसमें सूजन आने लगता है, और यह जो है अधेड़ उम्र के पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पिक्स रोग होता है तंत्रिका न्यूरॉन्स के सेल में सूजन हो जाना, ठीक है। आगे है चौथा है माय डियर HIV के कारण मनोभ्रंश। अब कुछ ऐसे मनोभ्रंश होते हैं जो HIV संक्रमण के कारण होते हैं। इसके लक्षण स्मरण शक्ति का नाश करता है, मतलब मेमोरी पावर को नाश करता है, आवेश का अभाव होता है, ठीक है, चौकसी का अभाव होता है, घबराहट होता है, मनोप्रणक मोटिवेट का कम आता है। इस सब व्यवस्था में व्यक्ति का परिवर्तन आने लगता है और वह HIV के कारण होने वाला मनोभ्रंश होता है। तो ड्यू टू HIV डिमेंशिया, आपको पता है, अब जब HIV इसके कारण होगा तो स्मरण शक्ति का नाश, आवेश में कमी, ठीक है, चौकसी का अभाव, घबराहट होना, मनोप्रेरक, मन के प्रेरित करने में मंद होगा, और व्यवस्था आदि में परिवर्तन आएगा। तो यह HIV वाला है। चौथा है विल्सन रोग के कारण मनोभ्रंश। विल्सन रोग का मतलब होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह आपके एक विल्सन रोग जो है, आपको पता होना चाहिए कि यह जो है आपको ट्यूमर बनाता है, ठीक है, यह ट्यूमर आपको बनाता है, ठीक है। और यह जो है यह अलिंगन सूत्रीय विकार, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। विल्सन रोग एक क्या है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, अलिंगन सूत्रीय विकार है, ठीक है। इसके लक्षण लीवर की दुष्क्रिया, लीवर डिस्फंक्शन, ठीक है, डिस्टोनिया, विकृति, पेशीय तान, ठीक है, कंपन, ट्यूमर होना, सेरेब्रल एटोक्सिया, सामाजिक संबंधों में बिगाड़ आना, गंभीर न्यूरोसिस अथवा सिजोफ्रेनिया हो सकता है। तो विल्सन रोग नॉर्मली यह एक ट्यूमर होता है अंग में, ठीक है, जिसमें आपको जो है उत्पन्न कर सकता है यह सारा समस्या, और यह इसके कारण भी जो है व्यक्ति के अंदर डिमेंशिया आता है। तो वह विल्सन रोग के कारण डिमेंशिया होता है, ठीक है। आगे चलिए, अब इसके लक्षण क्या होते हैं। मान गया किसी को डिमेंशिया हो गया तो उसमें क्या क्या लक्षण आएंगे। तो डिमेंशिया वाले का लक्षण होता है डिप्रेशन आना, बहुत ज़्यादा दुखी उदास हो जाना, चिंता, एंजाइटी, घबराहट होना, अनुपयुक्त व्यवहार, ऐसा व्यवहार करना जो बिल्कुल उपयुक्त ना हो, पागलपन जैसे करेगा, स्वप्न मतलब दुख भरी स्वप्न देखेगा, घबराहट, व्यक्तित्व परिवर्तन मतलब बिहेव का परिवर्तन आ जाएगा, मेमोरी लॉस होगा, बात करने में, शब्दों के खोजने में कठिनाई होगा, ठीक है ना, व्यक्ति को योजना बनाने में कठिनाई होगा, ठीक है, तर्क करने में, समस्या समाधान करने में कठिनाई आएगा, भ्रम होगा, भटकाव होगा, समन्वय और मोटर कार्य मतलब ब्रेन से संबंधित कार्य करने में कठिनाई होगा, जटिल कार्यों को संभाल नहीं पाएगा व्यक्ति। तो ये सब जो है लक्षण जो है व्यक्ति के अंदर आते हैं, मतलब ब्रेन से संबंधित बहुत सारे लक्षणों के ग्रुप जो है इस डिमेंशिया में बनता है, और डिमेंशिया ब्रेन को बिल्कुल प्रभावित कर देता है, जिससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुख, अनुपयुक्त व्यवहार, बातों को बोलने में जो है असमर्थ होता है, वाक्य को स्पष्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना।
तमाम तरीके के ऐसे चीज़ें जो है करता रहता है। ठीक है, घबराहट, व्यक्तित्व परिवर्तन, स्मृति लोप, कठिनाई, तर्क करने में समस्या, भ्रम होने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है व्यक्ति के मोटर कार्य में कठिनाई, जटिल कार्यों को संभालने में कठिनाई, तमाम ऐसे जो है व्यक्ति के अंदर डिमेंशिया वाले के अंदर लक्षण आने लगता है। चूँकि यह एक ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है तो यह फंक्शनल कार्य करने को बिल्कुल प्रभावित कर देता है और व्यक्ति को एडल्ट में भी वयस्क बूढ़ा की तरह बना देता है। जिस प्रकार बूढ़ा व्यक्ति में होता है ना कि अभी कुछ बात बोल देगा, थोड़ा देर के बाद भूल जाएगा, कोई काम करेगा भूलने लगेगा, उसके अपने ऊपर कंट्रोल कम होने लगता है व्यवहार पर। ठीक है, उसका व्यवहार जो है एकदम कड़क होने लगता है, गाली गलौज करता है ना बुढ़ापे व्यक्ति में, तो ये सब बूढ़ा व्यक्ति की तरफ जवाना में ही जो है व्यवहार करने लगेगा, तो इस तरीके के होने लगता है। या बूढ़ा व्यक्ति से भी अधिक जो है व्यवहार करने लगेगा, तो ये सब जो है आपके आते हैं डिमेंशिया में, यानी बिल्कुल फंक्शन गड़बड़ा जाना। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। नीचे टोटल का इंग्लिश दिया गया है, पूरे डिमेंशिया का जितना पढ़ाएं सबका इंग्लिश नीचे यहाँ पे दिया गया है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक धन्यवाद।